गुड इवनिंग बच्चों। पिछले टर्न पर मैंने जो है आपको काफ़ी कुछ मैंने बताया था कैसे आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो उसके बाद भी बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों के क्वेश्चंस आए मेरे पास कि साहब इसको पहले नोट करना है या इसको बाद में नोट करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बच्चों लेक्चर नंबर 35 के बाद ही उसको नोट करना है आप लोगों को। ठीक है, तो जो जिस सीक्वेंस में मैं आपको भेज रहा हूँ उसी सीक्वेंस में आप उसको नोट करेंगे। ठीक है, इधर उधर बिल्कुल भी नोट नहीं करेंगे। ठीक है, अब जो है बोर्ड में मैंने कुछ रिएक्शंस लिखा हुआ है, उसका लॉजिक एक ही है कि आपके पास कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आ सके। कि इनऑर्गेनिक में काफी रिएक्शंस ऐसी होती है कि अगर मैं बोर्ड पर लिखूंगा तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा कंटेंट कम हो सकता है, तो इसलिए कुछ चीजें जो लिखने वाली चीजें हम पहले ही बोर्ड पर लिख देंगे ताकि आपको लिखने में, आप तो लिख ही सकते हो आसानी से, लेकिन हम कम समय में उसको ज्यादा से ज्यादा आपको कंटेंट दे सकते हैं। ठीक है, तो पिछले टर्न पर मैंने आपको कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री खत्म किया हुआ है, तो कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री में जितना भी कुछ लिखने वाला पोर्शन था वो मैंने आपको बताया कि आप इसको प्रॉपरली लिखेंगे। ठीक है, उसको प्रॉपरली आप लिखेंगे और उसको याद करेंगे, फिर क्वेश्चन भी करेंगे। लेकिन बोर्ड के लिए मैंने जो बच्चों आपको पेज दिया हुआ है, जो आपको पेज दिया उसका एक सॉल्यूशन भी मैंने आपको दिया है। ठीक है, सॉल्यूशन में अब सॉल्यूशन और पूरे पेज को आप निकाल करके पेन ड्राइव वगैरह अरे किसी से निकलवा करके उसके पेजेस को तैयार करेंगे और उसमें उतने जैसे 1 नंबर के सवाल या 2 नंबर या 3 नंबर के जितने भी क्वेश्चन है बच्चों, उसी हिसाब से उसके आंसर कितने आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में, ताकि आपके मार्क्स बिल्कुल 100% आए, उसी हिसाब से उसमें लिखा गया है। तो जितना 1 नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर में जितना भी बोर्ड को रिक्वायरमेंट होती है उसी हिसाब से उसका सोल्यूशन तैयार है। ठीक है, तो इससे एक आपको आइडिया लगेगा कि 1 नंबर हमें कितना लिखना होता है, 2 नंबर में कितना लिखना होता है, 5 नंबर में कितना लिखना होता है। तो सॉल्यूशन देने का पर्पज वही है। दूसरी बात, जो मैंने बोर्ड लेवल के क्वेश्चन दिए हैं वो आपको लिखने नहीं है, उसमें आपको समय आपका किल नहीं करना है बेटा जी, है ना। उसमें कतई किल समय नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें समय किल करेंगे तो आप कंपटीशन का टाइम कम हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, तो उसको एज इट इज तैयार करेंगे, उसको आप रीड करेंगे। मैं एक टेस्ट में ऐसा रखूंगा, कंप्लीट उसका टेस्ट कराऊंगा, उसको रीड करेंगे। उसके बाद अगर समझ में नहीं आता है तो आप बराबर जो है व्हाट्सएप करते रहेंगे, मैं रिस्पॉन्स दूंगा। कुछ बच्चों का, एक आध बच्चों का सवाल आया भी है मेरे पास, कुछ क्वेश्चन जो मैंने भेजे थे ऑब्जेक्टिव, उसमें प्रॉब्लम है। बेटा जी थोड़ा सा वेट करिए, मैं संडे तक सबका सॉल्यूशन दे दूंगा। इस संडे और अगले संडे जितने भी बच्चों को प्रॉब्लम्स होंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन भेजते रहिए। थोड़ा सा समय की मेरे पास भी दिक्कत रहती है, तो संडे के दिन बैठ करके जितने भी आपके क्वेश्चंस बच्चों आए हैं मैं बराबर देता रहूंगा, अगले संडे तक देता रहूंगा। ठीक है, मैंने पहले जो आपसे पहले कमिट किया है कि 7 तारीख तक मेरा ये टारगेट होगा सारे मॉड्यूल्स खत्म करने हैं कोऑर्डिनेट के, तो वो खत्म करने तो करने। ठीक है, चलो मुद्दे पर आ जाते हैं। अब जो है मैं आपको पिछले टर्न पर लीचिंग बता रहा था, तो लीचिंग का एक फंडा मैंने आपको बताया था बच्चों। लीचिंग का फंडा ये था कि कोई पर्टिकुलर मेटल किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में ही जाकर डिसॉल्व होता है, कोई पर्टिकुलर मेटल पर्टिकुलर सॉल्वेंट में ही जाकर डिसॉल्व होता है, उसे लीचिंग कहते हैं। तो उसका मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, उसका एग्जाम्पल ये लिया हुआ था कि एल्युमिनियम की खास बात है कि एल्युमिनियम की को जब हम पानी में डालेंगे तो एल्युमिनियम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर एल्युमिनियम को सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम कार्बोनेट में डालेंगे तो फर्क पड़ेगा। इसका मतलब एल्युमिनियम के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट लीचिंग का काम करेगा। ठीक है, तो लीचिंग के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए हम लीचिंग के 2-3 जगह हम लीचिंग के केसेस देखते हैं, बहुत अच्छे एग्जाम्पल होते हैं, अक्सर सवाल आपसे पूछे भी जाते हैं। तो बेटा जी पहली बात तो यह है कि लीचिंग के लिए हम जो एलिमेंट यूज करते हैं, एक तो एल्युमिनियम बोर्ड पर लिखा हुआ है, एक सिल्वर और तीसरा गोल्ड, इन तीनों के लिए हम यूज करते हैं। तीनों की कुछ बातें हैं, मैं आपको सीक्वेंस एक चीज समझाता हूं। तो पहले लिखेंगे लीचिंग यूज फॉर लीचिंग यूज्ड फॉर एल्युमिनियम सिल्वर एंड गोल्ड। लीचिंग यूज्ड फॉर एल्युमिनियम सिल्वर एंड गोल्ड। अब लिखो एग्जाम्पल 1 यानी एल्युमिनियम, ये एग्जाम्पल लिखेंगे एल्युमिनियम। ठीक, पहले हमारी बात सुनेंगे उसके बाद लिखेंगे, बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है, आपके लिए लिखा हुआ है। ठीक है, सुनो। एल्युमिनियम बच्चों, एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम के जो बॉक्साइट हैं उसके 2 फॉर्म पाए जाते हैं, समझना। पहले मैं एक एक वर्ड बताता चलूंगा, लिखाता चलूंगा, परेशान नहीं होना। एल्युमिनियम 2 फॉर्म में पाया जाता है, एक रेड बॉक्साइट होता है, एक व्हाइट बॉक्साइट होता है।
एक होता है रेड बॉक्साइट, एक होता है व्हाइट बॉक्साइट। रेड बॉक्साइट का जो फॉर्मूला देखो Al2O3.2H2O है, इसका भी Al2O3.2H2O है। जब आयरन ऑक्साइड की इंप्योरिटीज इसमें मिली रहेगी, ये इंप्योरिटीज, इंप्योरिटीज का मतलब बेटा गैंग, अगर यहां पर इंप्योरिटीज, जो इंप्योरिटीज है अगर आयरन ऑक्साइड की मिलेगी तो ये रेड हो जाएगा। अगर सिलिका ऑक्साइड की अगर इंप्योरिटीज मिली हुई है, ठीक है, अगर इसकी इंप्योरिटीज मिली हुई है तो ये व्हाइट कलर का होगा। ठीक, अब ये अगर आयरन ऑक्साइड मिला है तो रेड बॉक्साइड, और अगर सिलिका ऑक्साइड मिला है तो व्हाइट बॉक्साइड। रेड बॉक्साइड के एक्सट्रैक्शन के लिए हम दो प्रोसेस यूज करेंगे, एक का नाम है बेयर प्रोसेस और दूसरे का नाम है हॉल प्रोसेस। बेयर प्रोसेस के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड लीचिंग का काम करेगा, और हॉल प्रोसेस के लिए एल्युमिनियम सोडियम कार्बोनेट, हॉल प्रोसेस के लिए सोडियम कार्बोनेट लीचिंग का काम करेगा। ठीक है, इतना इतना नोट करो बेटा, ये दो लाइन नोट करो फटाफट। ये रेड बॉक्साइड नोट करना, खाली खाली रेड बॉक्साइड। किया बच्चों? अब देखो, अगर मैंने कह रखा है, मान लिया जाए कि मैं Al2O3 ले रहा हूं और इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी किसकी बात कर रहा हूं मैं? सबसे पहले मैं किसकी बात कर रहा हूं? बेयर की बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं बेयर की बात कर रहा हूं। ये मैंने लिया हुआ Al2O3 की रिएक्शन मैंने किसके साथ करा दिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ये लीचिंग का काम करेगा। तो हमको क्या मिल जाएगा? 2Al और 2NaAlO2 सोडियम मेटा एल्युमिनेट मिलेगा। और इसकी रिएक्शन अगर वाटर एक्सेस में करा दें, तो वाटर एक्सेस में करा दें तो हमको मिल जाएगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिल जाएगा बच्चों? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये हो गया हमारा बेयर प्रोसेस। नोट किया? अब आ जाओ हॉल प्रोसेस। तो हॉल प्रोसेस में क्या करना है? अगर मैं हॉल प्रोसेस की बात कर रहा हूं तो इसकी जगह पे मैंने यहां पे क्या लिया हुआ है कि सोडियम कार्बोनेट लिया हुआ है। तो यहां भी यही बनेगा, साथ में CO2 गैस निकलेगा। ये खास बात रहेगी। पानी के एक्सेस में यहां भी इसका फॉर्मेशन होगा। तो ये मेरा हो गया हॉल प्रोसेस। यानी दोनों ही प्रोसेस में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड मेरे को मिल रहा है। दोनों ही प्रोसेस में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड मेरे को मिल रहा है। इज दैट क्लियर? अच्छा भाई, अब आ जाओ सरपेक प्रोसेस। पहले देखो नंबर 2 में आ जाओ व्हाइट बॉक्साइड। तो व्हाइट बॉक्साइड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सिलिका ऑक्साइड की इंप्योरिटीज होती है। ठीक है, अब व्हाइट बॉक्साइड के लिए हम जो यूज करते हैं सरपेक प्रोसेस। जरा इसको नोट कर बेटा, सरपेक प्रोसेस। और सरपेक प्रोसेस के लिए नाइट्रोजन और कार्बन ये लीचिंग का काम करेंगे। अब देख, हमने लिया हुआ है, सरपेक की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं? सरपेक की बात कर रहा हूं। Al2O3 की रिएक्शन मेरे को करानी है नाइट्रोजन के साथ, और 1800 डिग्री सेंटीग्रेड पर कार्बन की प्रेजेंस में होगा। राइट? तो हमको क्या मिलेगा? 2Aln मिलेगा। बेटा एक बात समझ, किसी रिएक्शन में अगर किसी रिएक्टेंट में अगर नाइट्रोजन है और उसकी रिएक्शन में वाटर एक्सेस के साथ करा रहा हूं, अगर वाटर एक्सेस के साथ करा रहा हूं तो 100% अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। यानी कि 2AlOH का होल थ्राइस मिलेगा और साथ में अमोनिया गैस का फॉर्मेशन होगा। राइट? तो ध्यान देना कि अगर मैंने हॉल प्रोसेस कहा है तो हॉल प्रोसेस में CO2 गैस, और अगर मैंने सरपेक कहा है तो सरपेक में अमोनिया गैस। लेकिन चाहे मैं बॉक्साइड की बात कह लूं, चाहे हॉल की बात कह लूं, चाहे सरपेक की बात कर लूं, फाइनल प्रोडक्ट हमारा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ही होगा। नोट करो। लिखा बच्चों? नंबर 2 लिखो, एग्जाम्पल नंबर 2 लिखो। एग्जाम्पल नंबर 2 लिखो बच्चों।
है ना, सिल्वर एंड गोल्ड। लिखो एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, सिल्वर एंड गोल्ड। लिखो फॉर सिल्वर एंड गोल्ड, फॉर सिल्वर एंड गोल्ड extraction, the process is used is known as cyanide process। क्या बोले हम? cyanide process, cyanide process। और बच्चों मैं स्पेल लिख रहा हूं, मैक ऑथर फॉरेस्ट प्रोसेस, मैक ऑर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस। नेक्स्ट लाइन से लिखो, नेक्स्ट लाइन से लिखो, फॉर सिल्वर सोडियम साइनाइड is the best leaching agent, but for gold potassium cyanide is the best leaching reagent। नेक्स्ट लाइन दूसरे पेन से लिखो, cyanide process occurs in presence of oxygen and oxygen behaves like oxidizing agent, comma, zinc behaves like reducing agent। next line sir, in the absence of oxygen reactions are reversible in nature। और आप जानते हैं रिवर्सिबल होने का मतलब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन फिर कभी नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट एक पॉइंट और लिखो बच्चों, साइनाइड प्रोसेस बेस्ड ऑन मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड means more electropositive metal displaced less electropositive metal, right। अब थोड़ा ध्यान से देखो बच्चों, सबसे पहले मैं सिल्वर की बात करूंगा, फिर मैं गोल्ड की बात करूंगा। दिस वन गोल्ड, AU गोल्ड होता है, ठीक है। Ag2S को बोलते हैं अर्जेंटाइट, इसी का दूसरा नाम है सिल्वर ग्लास। इसका नाम क्या है? Ag2S का नाम है अर्जेंटाइट, इसी का नाम है सिल्वर ग्लास। सोडियम साइनाइड ये काम कर रहा है लीचिंग का। ये किसका काम कर रहा है? ये काम कर रहा है लीचिंग का, यानी कि इसी में सोडियम साइनाइड में ये जाकर डिसॉल्व होगा। किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की, राइट। अगर ऑक्सीजन हटा दें तो ये प्रोडक्ट बनेगा, फिर से इसी में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि इसका फॉर्मेशन फिर कभी नहीं होगा। अब यहां ध्यान समझना, इनकी प्रेजेंस में ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है ये होता है वाटर सॉल्युबल। क्या होता है बच्चों? ये होता है वाटर सॉल्युबल। क्या होता है ये वाटर सॉल्युबल होता है। इज दैट क्लियर? अब जाकर के साथ में ये आपका सेपरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ये सेपरेट हो जाएगा। बच्चों मेरी बात थोड़ा ध्यान से समझना, मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है सिल्वर। इस कॉम्प्लेक्स से सिल्वर को निकालना है, यानी इस कॉम्प्लेक्स में अगर सिल्वर हट जाए तो प्रोडक्ट बन जाएगा, राइट। अब मैं क्या करूंगा, इस कॉम्प्लेक्स में लेकर के आऊंगा जिंक। ध्यान समझना,
जिंक की खास बात क्या होगी, जिंक का इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर सिल्वर से ज्यादा है। जिंक का इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर सिल्वर से ज्यादा है। जैसे ही जिंक को इस कॉम्प्लेक्स के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो मेरे को मिलेगा Na2 और ये Zn है ना, Zn और Cn का होल 4, ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और इस कॉम्प्लेक्स के बनने के साथ ही आपका सिल्वर जाकर के अलग हो जाएगा, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में अलग हो जाएगा। यानी कि सिल्वर को आपने अलग कर लिया। लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या है कि अगर मैं कॉपर को यूज कर लूं, इसमें कॉपर को यूज करूं तो यहां क्या होगा, नो रिएक्शन होगा। यहां रिएक्शन क्यों नहीं होगा कि कॉपर की जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव में परेशान कतई ना हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में खूब अच्छे से बताऊंगा। तो यहां पर एक बात समझिए कि कॉपर का इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर सिल्वर से कम है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर सिल्वर से इसका कम होने की वजह से ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। जब इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन जिंक में इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से ये सिल्वर को हटा देगा। क्या कर देगा, हटा देगा। तो इतना पहले लिखो, ये रिएक्शन लिखो बेटा फटाफट। अब लिखो 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 जिंक कंटेन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, जिंक कंटेन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर in comparison to silver, so it displaced silver, but electropositive nature of copper is less than silver, so water soluble complex never reacts with it। ठीक है, रिएक्शन ले लिया आपने। अब लिखो दूसरा, देखो गोल्ड और सिल्वर दोनों के लिए हम लोग साइनाइड प्रोसेस या मैक आर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस का यूज करते हैं। एक बार अब देखो, इसके लिए पोटेशियम साइनाइड किसका काम करता है बच्चों, लीचिंग का काम करता है। अब जानते हो इसकी क्या जरूरत है, अगर ये हटा देंगे तो फिर से ये बन जाएगा, इसलिए इसका यूज करते हैं। यहां पर देखो जिंक के साथ बेस का मैंने यूज किया हुआ है, तो ये कॉम्प्लेक्स बन गया, ये कंपाउंड बन गया, और जैसे ही सिल्वर को इसने हटाया, ये आपका गोल्ड क्या सेपरेट आउट हो गया। यानी कि यहां भी गोल्ड इस प्रोसेस में क्या हो गया, सेपरेट हो गया। तो गोल्ड और सिल्वर के लिए अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है किस प्रोसेस का यूज करेंगे, तो वहां जो ऑप्शन मिलेगा साइनाइड प्रोसेस। क्या यूज करेंगे, साइनाइड प्रोसेस। ये आपसे कई बार पूछा गया है, साइनाइड प्रोसेस क्या बोला होती है, या इसी का दूसरा जो एडवांस फॉर्म में मैंने नाम लिखवाया है, मैक आर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस, लिखवा दिया बेटा। अब आ जाओ नेक्स्ट, नंबर 2। तो हमने जो बात की अभी तक, जो बात की वो कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स की बात की। अब नंबर 2 पर क्या है, नंबर 2 पर हमें पढ़ना, यानी सेकंड स्टेप हमारा क्या है, हमारा सेकंड स्टेप, इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। बच्चों हमारा जो सेकंड स्टेप है, स्टेप 2 में क्या था, कंसंट्रेट ओर्स इनटू ऑक्साइड्स। लिखो स्टेप 2, लिखो कंसंट्रेट ओर्स इनटू ऑक्साइड्स। लिखो बेटा कंसंट्रेट ओर्स इनटू ऑक्साइड्स, कंसंट्रेट ओर्स इनटू ऑक्साइड्स। लिखा बच्चों, मेरी बात सुनो बच्चों। अब हम कंसंट्रेट ओर्स को जो है ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। तो पहली बात तो यह है कि यहां पर हम 2 प्रोसेस यूज करेंगे। एक का नाम होगा कैल्सिनेशन और दूसरे का नाम होगा रोस्टिंग। कंपाउंड को हीट करना है
कंपाउंड को हीट करना है, अगर एयर की प्रेजेंस होगी, अगर एयर की प्रेजेंस होगी तो उसे बोलेंगे रोस्टिंग, अगर एयर की एब्सेंट होगी तो उसे बोलेंगे कैल्सिनेशन। ये दोनों खूब पूछे जाते हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में। डेफिनेशन फिर से सुन लो, कैल्सिनेशन के लिए कंपाउंड को हीट करेंगे एब्सेंस ऑफ हीटिंग, और रोस्टिंग के लिए कंपाउंड को हीट करेंगे प्रेजेंस ऑफ हीटिंग। दूसरी बात, कैल्सिनेशन में क्या होगा कि कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड को हम हीट करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है। तो वो अपने या तो वाटर का फॉर्मेशन करेंगे या CO2 का करेंगे या दोनों का कर सकते हैं। ये होगा कैल्सिनेशन। रोस्टिंग में क्या होगा कि हमारे कंपाउंड्स के अंदर, हमारे रिएक्टेंट के अंदर सल्फर होगा, उसको हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो उसे बोलेंगे रोस्टिंग। रोस्टिंग के लिए, रोस्टिंग का जो प्रोडक्ट होगा SO2 हो सकता है, SO3 हो सकता है, SO4 हो सकता है, वो डिपेंड करेगा ऑक्सीजन कितना आप ले रहे हैं। लेकिन कैल्सिनेशन के लिए जो प्रोडक्ट होगा या तो CO2 होगा या पानी होगा या दोनों होगा, ठीक है। अगर सल्फर का प्रोडक्ट अगर सल्फर का रिएक्टेंट लिया है, रोस्टिंग, सल्फर का रिएक्टेंट लिया है तो प्रोडक्ट भी सल्फर का होगा। अगर कैल्सिनेशन में रिएक्टेंट मेरा कार्बन या पानी के जैसा लिया हुआ है तो प्रोडक्ट भी हमारा CO2 या पानी का होगा, राइट। दूसरी खास बात, इसके लिए हम लोग रिवर्बरेटरी फर्नेस का यूज करते हैं, रिवर्बरेटरी फर्नेस यूज करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इस फर्नेस का जब भी हम यूज करेंगे तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। याद करो, टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है तो ऐसी मेटलर्जी को हम बोलते हैं पायरोमेटलर्जी। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो प्रोसेस है, कैल्सिनेशन है चाहे रोस्टिंग है, इसको मैं पायरोमेटलर्जी का नाम भी दे सकता हूं। बेटा लिखो कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, concentration of ores occurs in reverberatory furnace। मैं स्पेलिंग बोल रहा हूं, REVER, BERATORY, reverberatory furnace means high temperature or pyrometallurgy। क्लियर? नेक्स्ट लाइन से लिखो, in this process two steps are observed। नंबर एक कैल्सिनेशन, नंबर एक होगा मेरा कैल्सिनेशन, और नंबर 2 मेरा जो होगा रोस्टिंग। नंबर 2 होगा रोस्टिंग, नंबर 1 होगा कैल्सिनेशन, नंबर 2 होगा रोस्टिंग। हेडिंग डाले कैल्सिनेशन, 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 ठीक है। लिखो बच्चों, हाइड्रोक्साइड और हाइड्रेटेड कंपाउंड, हाइड्रोक्साइड और हाइड्रेटेड कंपाउंड, हाइड्रोक्साइड और हाइड्रेटेड कंपाउंड heated at high temperature below its melting point, in absence of air। अंडरलाइन कर लेना, in absence of air के नीचे अंडरलाइन कर लेना, in absence of air अंडरलाइन कर लेना बच्चों, is known as कैल्सिनेशन। नेक्स्ट लाइन से लिखो, in this process CO2 water molecule are obtained as a product। बच्चों एक बात हमेशा समझिएगा कि जिन रिएक्शंस में अगर CO2 गैस का फॉर्मेशन हो रहा है,
जिस भी रिएक्शन में अगर CO2 गैस का फॉर्मेशन होगा तो इसका मतलब जो प्रोडक्ट होगा वो स्पॉन्जी होगा, जो प्रोडक्ट होगा वो स्पॉन्जी होगा, ठीक है, वो हमेशा याद रखिए। और जैसे ही वो स्पॉन्जी हुआ उसमें रिएक्टिव साइट्स यानी रिएक्टिव सेंटर्स बहुत सारे बढ़ जाते हैं। रिएक्टिव साइट क्या होते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, पोरस हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि ब्रेड देखा होगा, ब्रेड जो ब्रेड का जो फॉर्मेशन होता है बेटा ना, तो एक फर्मेंटेशन प्रोसेस से होता है। जब हम आटे वगैरह का फर्मेंटेशन करते हैं तो ब्रेड स्पॉन्जी हो जाता है। और जहां भी ब्रेड का फॉर्मेशन होता है जैसे ही वो स्पॉन्जी होता है CO2 गैस का लिबरेशन स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही उस आटे से CO2 गैस का फॉर्मेशन होने लगता है वो स्पॉन्जी होने लगता है। तो ब्रेड स्पॉन्जी होता है क्योंकि CO2 गैस का लिबरेशन होता है। और आप देखेंगे पोरस पोरस होते हैं, ब्रेड देखा होगा, पोरस 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 होते हैं, बहुत सारे पोरस होते हैं। तो जहां जितने ज्यादा पोर्स होंगे उतना ज्यादा रिएक्टिव सेंटर्स होंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब कैल्सिनेशन में जो प्रोडक्ट हमारे बनने वाले हैं, जो कैल्सिनेशन प्रोडक्ट बनेंगे तो उसमें CO2 निकलेगा, वाटर निकलेगा, दोनों भी निकल सकता है। तो ऐसी रिएक्शंस की खास बात क्या होगी कि जो प्रोडक्ट होगा वो पोरस नेचर का होगा। पोरस नेचर में रिएक्टिविटी बहुत, रिएक्टिव सेंटर बहुत ज्यादा होंगे। कुछ मैं एग्जांपल ले रहा हूं। देखो बेटा, पहले मैंने लिया है बॉक्साइट, लिखना शुरू कर, देखो देख लो। पहले मैंने लिया है बॉक्साइट। बॉक्साइट का फॉर्मूला Al2O3.2H2O, पानी का कंपाउंड है, हाइड्रेट कंपाउंड लिखवाया है मैंने। तो हाइड्रेट कंपाउंड है, जैसे ही आप इसको गर्म करेंगे, हीट करेंगे, आपका पानी बाहर निकलेगा। इसके बाद लिया लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट चौक, चौक लाइमस्टोन होता है, इसको गर्म करेंगे तो CO2 गैस बाहर निकलेगा। इसके बाद है कैलामाइन, कैलामाइन का फॉर्मूला होता है ZnCO3, इसको गर्म करेंगे CO2 गैस निकलेगा। अब इसके बाद होता है मैलेकाइट ग्रीन। मैलेकाइट ग्रीन की खास बात क्या होता है, मैलेकाइट ग्रीन तो लिखा होता है लेकिन ग्रीन कलर का नहीं होता है। मेरी बात सुन लो, मैलेकाइट ग्रीन, ग्रीन कलर नाम तो लिखा जाता है लेकिन ग्रीन कलर का नहीं होता। चलो आगे मैं डिस्कस भी करूंगा कि कलर क्या है। अब मैलेकाइट ग्रीन का जो फॉर्मूला होता है CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस, मैं 11 में लिखवा भी चुका हूं। CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस, इस कंपाउंड को गर्म करेंगे तो देखो कार्बोनेट भी है यानी CO2 निकलेगा, वाटर OH भी है यानी पानी भी निकलेगा। तो मैंने अभी बताया आपको CO2 भी निकल सकता है, पानी निकल सकता है और दोनों निकल सकता है। इसके बाद है लिमोनाइट है, लिमोनाइट का फॉर्मूला Fe2O3 है, Fe2O3.3H2O। जैसे मैं इसको गर्म करूंगा, सभी को गर्म करना है, सभी को गर्म करना है। गर्म करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि एयर की एब्सेंट होनी चाहिए। अगर वो एयर की प्रेजेंस हुई तो मान के चलना आप गलत लिख रहे हो, आपका 102% गलत है, वो रोस्टिंग की तरफ इशारा है, राइट। अच्छा, अब जैसे ही गर्म करेंगे तो आप देखेंगे मैक्सिमम ऑफ केसेस में CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है, एक दो केस में पानी का भी फॉर्मेशन हो रहा है। तो CO2 और पानी का लिबरेशन जैसे ही होने वाला है तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग कैल्सिनेशन का नाम देने वाले हैं। एग्जाम्पल नोट करो। अब लिखो एक लाइन फटाफट और लिखो। ड्यूरिंग कैल्सिनेशन प्रोसेस, during calcination process moisture volatile impurities CO2 gas are removed so product become porous, removed so product become porous। अब नंबर 2 लिखो रोस्टिंग। तो रोस्टिंग में मैंने क्या बताया बच्चों, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि हमें ऐसे कंपाउंड को गर्म करना है जिसमें सल्फर हो और एयर की प्रेजेंट होनी चाहिए, बिलो मेल्टिंग पॉइंट गर्म करना है, ठीक है। तो सल्फर का जो रिएक्टेंट होगा सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, ऐसे प्रोसेस को हम बोलेंगे रोस्टिंग। लिखो हेडर रोस्टिंग, लिखो बच्चों। सल्फाइड ओर्स heated at very high temperature, sulfide ores heated at very high temperature below its melting point in presence of air is known as रोस्टिंग, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन से लिखो। इन दिस प्रोसेस SO2
comma SO3, comma SO4 are formed on the basis of oxygen. On the basis of oxygen. नेक्स्ट लाइन से लिखो ZNS प्लस 3O2, ZNS प्लस 3O2 एरो ZNO प्लस SO2, ZNO प्लस SO2 लिखा बच्चों। नेक्स्ट लाइन से लिखो CuS प्लस 2O2, CuS प्लस 2O2 एरो CuO प्लस SO3 लिख लिया बेटा, लिखा बच्चों। दूसरे पेन से लिखो, दूसरे पेन से लिखो, दूसरे पेन से 3 बातें लिखो। नोट पहला होगा HGS। देखो बच्चों, दुनिया में जितने भी सल्फर के कंपाउंड हैं, जितने भी सल्फाइड्स हैं, दुनिया में जितने भी सल्फाइड के केस हैं, सबके अंदर जो है रोस्टिंग पाई जाने वाली है। दुनिया में जितने भी सल्फाइड के केस हैं, सब में रोस्टिंग पाई जाने वाली है। 3 खास बातें मैं आपको बताऊंगा, 3 खास बातें बताऊंगा जो उस प्रोसेस के लिए वो इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा यूनिक भी है। HGS में सल्फर होता है, ये देखो एक्सेप्शन केस है। HGS में सल्फर है लेकिन इसके अंदर रोस्टिंग नहीं पाई जाती है। पहली बात लिखो, HGS कंटेन ऑटो रिडक्शन, ऑटो रिडक्शन और सेल्फ रिडक्शन और एयर रिडक्शन प्रोसेस। ठीक, यानी रोस्टिंग का कोई चक्कर यहां नहीं है। दुनिया में सारे सल्फाइड केसेस में देखने को मिलेगा। 3 बातें मैं बताऊंगा। दूसरी बात देखो, दूसरी बात बच्चों, मैंने Ag2S की बात की हुई है अभी आपसे, Ag2S की बात की हुई है ना, साइनाइड प्रोसेस। तो यहां भी सल्फर है लेकिन इसमें भी ये नहीं होने वाला। इसमें कौन सा प्रोसेस होने वाला है? साइनाइड प्रोसेस। दूसरा लिखो, Ag2S एक्सट्रैक्टेड बाई साइनाइड प्रोसेस। तीसरा लिखो, टिन स्टोन। तीसरा लिखो टिन स्टोन, यानी कि SnO2। बच्चों, पहले दो केस में सल्फर हमको दिख रहा है, सल्फाइड हमको दिख रहा है और उसमें रोस्टिंग नहीं है। तो पहले वाले केस में मैंने बताया एयर रिडक्शन, ऑटो रिडक्शन या सेल्फ रिडक्शन, लेकिन दूसरे वाले में जो मैंने बताया साइनाइड प्रोसेस। तीसरे वाले में सल्फर नहीं दिख रहा है, सल्फर नहीं दिख रहा है लेकिन इसमें रोस्टिंग पाई जाती है। अब आप कहोगे साहब ऐसे कैसे हो गया? अभी तक तो आप चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो कि सल्फर होगा तो होगा, ये होगा तो। बिल्कुल सही बात है बेटा। ये जो टिन स्टोन है, SnO2 है, इसकी खास बात क्या है? इसकी इंप्योरिटीज में सल्फर होता है, इसकी इंप्योरिटीज में सल्फर होता है, इसलिए यहां पर रोस्टिंग पाई जाती है। इज दैट क्लियर? तो हमने 2 केस देखा कि सल्फर होते हुए नहीं है, तीसरा केस देखा सल्फर नहीं होते हुए सल्फर है। तीसरा हम ये देख रहे हैं, लिखो टिन स्टोन, ब्रैकेट में लिखना कैसे ट्राइड बोलते हैं, CASSITERITE, कॉमा SnO2, बोर्ड पर लिखा हुआ है SnO2। have no sulfur but it impurities contain sulfur, so it contain रोस्टिंग प्रोसेस। अब नेक्स्ट लाइन से लिखो, एडवांटेजेस ऑफ रोस्टिंग
advantages of roasting of sulfide ores before reduction. Advantages of roasting of sulfide ores before reduction. इसमें पहला पॉइंट लिखो, कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नॉट suitable reducing agent, are not suitable reducing agent for metal sulfide, बी पॉइंट लिखो, डेल्टा GF gives free energy changes for formation. डेल्टा G या ऐसे लिखो, डेल्टा G नॉट लिखो, डेल्टा G नॉट इज नेगेटिव फॉर, डेल्टा G नॉट स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी बोलते हैं इसको बेटा, डेल्टा G नॉट इज नेगेटिव फॉर रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड ओर्स टू ऑक्साइड. सी पॉइंट लिखो, डेल्टा G नॉट ऑफ सल्फाइड इज ग्रेटर देन कार्बन डाइसल्फाइड CH2 and H2S. लास्ट पॉइंट लिखो, roasting of the sulfide to oxide is the thermodynamically feasible. लिखा बच्चों. अब लिखो इंपॉर्टेंट टू नोट, लिखो इंपॉर्टेंट टू नोट. देखो ये चार बातें हैं, ये जब भी पूछे जाते हैं एज इट इज पूछे जाते हैं. सवाल क्या है, रोस्टेड गोल्ड ओर्स, कोई रोस्टेड गोल्ड ओर्स लिया हुआ है और साइनाइड के साथ रिएक्शन कराया गया पानी, यानी कि आप जानते हैं गोल्ड में जो प्रोसेस होता है साइनाइड प्रोसेस होता है और ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है. राइट बेटा, इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है. माइनस इसलिए लगाया क्योंकि यहां के होता है, अगर के लिखेंगे तो माइनस हटा देंगे. इज दैट क्लियर? ठीक है ना. अगर मैं इसकी रिएक्शन जो प्रोडक्ट बना हुआ है इसकी रिएक्शन जिंक के साथ करूंगा तो आप जानते हैं ये हटेगा नहीं हटेगा, जिंक की वजह से हटेगा और जिंक बनेगा और ये आपका गोल्ड आपका सेपरेट हो जाएगा. राइट. ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट बोलते हैं, इसी का नाम मैलेकाइट ग्रीन मैंने बोला भी है. ये मैलेकाइट ग्रीन को हीट कर रहे हैं, जब हीट कर रहे हैं इसका मतलब ये कैल्सिनेशन की तरफ हमारा इशारा है. किसकी तरफ इशारा है बच्चों? कैल्सिनेशन की तरफ. कैल्सिनेशन कैसे पहचाना आप? इससे पहचान लिया आपने, जब इसको हीट करेंगे तो ये बनेगा. इसकी रिएक्शन अगर HCl के साथ कराएंगे तो CuCl2 CO2 और ये बनेगा. गर्म यहां भी किया गया तभी तो CO2 और ये निकला हुआ है. CuCl2 Ki के साथ रिएक्ट करके Cu2I2 बना लेगा और I2 को अलग कर देगा. राइट. एक और देखो, अगर कॉपर सल्फाइड को हीट किया है तो इसका मतलब आप जानते हो सल्फाइड ओर्स दिखा तो रोस्टिंग होगा. सल्फर डाइऑक्साइड का लिबरेशन ये बता ही रहा है कि रोस्टिंग की बात कह रहा है. इसके बाद अगर इसकी रिएक्शन इनके साथ करेंगे तो Cu बनेगा. इसी को ऑटो रिडक्शन या सेल्फ रिडक्शन या एयर रिडक्शन बोलते हैं. ठीक है. तो एयर रिडक्शन, कॉपर रिडक्शन, सेल्फ रिडक्शन जो है, मैंने मरकरी सल्फाइड का एक केस लिखवाया है, ये भी दूसरा एग्जाम्पल है. लेड में भी पाया जाता है, वो मैं आगे टॉपिक में आएगा, मैं अपने आप लिखवाऊंगा. अब ये इनकी प्रेजेंस में जो रिएक्शन हो रहा है सेल्फ रिडक्शन हो रहा है और CO2 गैस यहाँ, SO2 गैस यहाँ भी निकलता है. SO2 गैस जो निकला हुआ है इसकी रिएक्शन अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ कर देंगे सल्फ्यूरिक एसिडिक मीडियम में तो हमें Cr2SO4
Cr2SO4 का ऑथराइज ग्रीन कलर का कंपाउंड मिलेगा। ये ग्रीन कई बार आपसे सवाल पूछा गया है कि इनके आपस में रिएक्शन कराएंगे तो जो कंपाउंड बनेगा कौन बनेगा? Cr2SO4 का ऑथराइज जो ग्रीन कलर का होगा। फिर से देख लो, सिल्वर Ag2S। आज मैंने सारी बातें इन सब के ऊपर बोला है, ये सब आपके आए हुए सवाल है, राइट। अब Ag2S में KCl के साथ बनाएंगे तो आप जानते हैं कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, सिल्वर का कॉम्प्लेक्स बनेगा, K2S अलग हो जाएगा। अगर इसमें मैं फिर से अगर जिंक डाल दूं तो आप जानते हैं कि सिल्वर हटेगा और जिंक उसकी जगह ले लेगा। तो इस तरह की बातें हमने की होगा, इसको फटाफट नोट करें। लिखा, डी के बाद एक ई पॉइंट करके लिखे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक मेथड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक मेथड इज स्पेसिफिक मेथड। इलेक्ट्रोस्टैटिक मेथड इज स्पेसिफिक मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ ZnS from PBS in the ores of galena, है ना। PBS ZnS का केस मैंने याद होगा आपको, कब लिया था मैंने, याद बच्चों याद है? फ्रॉथ रोटेशन प्रोसेस में एक प्रोसेस तो मैंने कभी क्या यूज किया था, डिप्रेशन डाल दिया था मैंने, अलग कर लिया। दूसरा मेथड ये है ना, एक मेथड मैंने पहले बताया, दूसरा मेथड आपको ये लिखवा दिया। अब ये दो प्रोसेस हमारे कंप्लीट हो गए, क्या हो गए बच्चों? कंप्लीट हो गए। अब स्टेप थर्ड में आ जाओ, लिखो स्टेप थर्ड, रिडक्शन ऑफ मेटल। स्टेप थर्ड में आ जाओ, लिखो स्टेप थर्ड। बच्चों लिखो स्टेप थर्ड, रिडक्शन ऑफ मेटल। लिखो रिडक्शन ऑफ मेटल, लिखो बच्चों, रिडक्शन ऑफ मेटल आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। नंबर 1 केमिकल रिडक्शन, नंबर 2 सेल्फ रिडक्शन, नंबर 3 मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड, नंबर 4 इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, और लास्ट लिखो अदर टाइप ऑफ रिडक्शन। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट लाइन से लिखो, पहला नंबर 1 केमिकल रिडक्शन। नंबर 1 लिखो केमिकल रिडक्शन, लिखो इट कंटेन टू प्रोसेस। नंबर 1 में मेरा क्या लिखवाया मैंने? केमिकल रिडक्शन, ठीक है। तो केमिकल रिडक्शन में दो बातें, पहली बात स्मेल्टिंग, सेकेंड बात एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस। लिखो बच्चों, लिखा। अब है जाओ स्मेल्टिंग, लिखो स्मेल्टिंग अकर्स by heating of compound in presence of carbon at very high temperature, यानी कि स्मेल्टिंग के लिए कार्बन को
यूज करेंगे एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, है ना, और कंपाउंड को गर्म करेंगे बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर, ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन से लिखो, कार्बन बिहेव्स लाइक reducing agent, carbon behaves like reducing agent, and this process used for PbO, ZnO, SnO2, Fe2O3, but not for calcium oxide, K2O, है ना, ब्रैकेट में चाहो तो लिख सकते हो फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए ग्रुप ऑक्साइड, फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए ग्रुप ऑक्साइड। नेक्स्ट लाइन से लिखो, मेटल ऑब्टेन्ड in this process in fused form